हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और बच्चों, आज का हम कैश कोर्स लेके आए हैं आपके लिए साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का। क्योंकि बच्चों, इस कोर्स के अंदर हम आपको थोड़े शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि हमने इससे पहले जो मैंने 5 लेक्चर आपके बनाए हैं, तो उसमें हमने काफ़ी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। लेकिन पेपर में कुछ कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंट होते हैं, और हम केवल इस लेक्चर में हमने आपको केवल उतने ही बताया जो पेपर में आते हैं, राइट। क्योंकि जब आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि यदि आपने कोई भी टॉपिक स्टडी करी तो आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, व्हाट एंड वाई। what is the study sinusoidal steady state analysis and why। आप ये क्या होता है, आप इसका क्यों यूज़ करते हो। यदि ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई तो आप आराम से टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, राइट बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सही। तो बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई सा भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में जाके वो क्वेश्चन लिखिएगा और मैं आपको उसके आंसर दूंगा। क्लियर बच्चों, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और इस कैश कोर्स का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि इसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट ही दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि कैश कोर्स का मतलब यही होता है कि एक पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसका क्या आंसर दोगे। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसके फॉर्मूले होंगे। उसके बाद कल मैं आपका टेस्ट लूँगा और कल सारे बच्चे ध्यान से बैठिएगा। आपका आधे घंटे का टेस्ट होगा और 30 क्वेश्चंस होंगे, राइट। और हर क्वेश्चंस को मैंने 1 मिनट दिया हुआ है। क्लियर, तो वो कल वीडियो वो अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमने कुछ कंटेंट्स आपको दिए हुए हैं जो इस साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में पूछे जाते हैं। पहला बच्चों साइनसोइडल वेवफॉर्म और सेकंड स्टडी स्टेट। क्योंकि बच्चों ये बेसिकली पेपर में आते नहीं हैं, बट थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि हाँ व्हाट इज द साइनसोइडल वेवफॉर्म और व्हाट इज द स्टडी स्टेट। क्योंकि आपका टॉपिक ही है साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, राइट। तो बेसिकली आपको साइनसोइडल और स्टडी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो थर्ड टॉपिक है वो बच्चों होगा मैक्सिमम वैल्यू। फोर्थ टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिफ्थ टॉपिक होगा एवरेज और मीन वैल्यू। एंड लास्ट वन इज द इफेक्टिव और आरएमएस और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बाद आपका आता है पीक फैक्टर एंड फ्रॉम फैक्टर। क्लियर, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जल्दी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हाई डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द साइनसोइडल वेवफॉर्म। बच्चों, आपको पता है कि साइनसोइडल वेवफॉर्म क्या होती है। साइनसोइडल वेवफॉर्म इज अ साइन फंक्शन बिकॉज साइनसोइडल फंक्शन एंड साइनसोइडल वेवफॉर्म एंड साइन वेव इज अ कंटिन्यूअस वेव फॉर स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन, राइट। इट मीन्स आप हमेशा बच्चों ये देखना कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं हर मशीन में आप साइनसोइडल वेवफॉर्म ही यूज़ करते हो। वाई? क्योंकि साइनसोइडल वेवफॉर्म बच्चों आपकी कंटिन्यूअस वेव होती है, ये कंटिन्यूअस पैदा होती है, राइट। और सबसे मेन पॉइंट है इसका स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम में, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है, इस डायग्राम में आप देखिएगा कि 0 से t/2 तक इट इज कॉल्ड प्लस साइकिल, t/2 से t तक इट इज कॉल्ड माइनस साइकिल। तो आप देखिएगा कि प्लस साइकिल और माइनस साइकिल दोनों का एरिया, दोनों का टाइम, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की इक्वेशन, कंप्लीट पार्ट इक्वल होगा। ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, राइट। इट इज कॉल्ड स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन, सही। इसी की वजह से हम मशीन्स में साइनसोइडल वेवफॉर्म की क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब जब ये पूरी वेवफॉर्म 0 से t तक
पॉजिटिव साइकिल और माइनस साइकिल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इससे मशीन्स में डिस्टर्बेंसेस कम क्रिएट होते हैं, राइट। मशीन्स के अंदर आपको फिल्टर कम यूज़ करने पड़ेंगे, क्लियर, और मशीन्स आपकी सस्ती होगी। इसलिए आप 100% श्योर कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप साइनसोइडल वेवफॉर्म ही यूज़ करते हो, मैक्सिमम साइनसोइडल वेवफॉर्म यूज़ करते हो, है ना, बिकॉज इट इज़ द कंटिन्यूस वेव एंड स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन, है ना। तो सबसे बेस्ट आपका साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि साइनसोइडल वेवफॉर्म टाइम के ऊपर डिपेंड होती है कि जब जितना जितना आप टाइम को इंक्रीज करोगे साइनसोइडल वेवफॉर्म आपकी चलती रहती है। तो ये वेवफॉर्म आपके टाइम के ऊपर डिपेंड होती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि आपको एक साइकिल में 2 मैक्सिमम वैल्यू मिलती हैं। कौन सी? दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू, राइट। तो दिस इज द कॉल्ड इट द मैक्सिमम ऑक्सीलेशन एंड दिस इज द मिनिमम ऑक्सीलेशन, बट बोथ आर इक्वल, 1 and 2 बोथ आर इक्वल, क्लियर। तो ये मेन फायदा होता है साइनसोइडल वेवफॉर्म से। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा बच्चों स्टडी स्टेट, क्लियर। तो बच्चों स्टडी स्टेट आपका होता है यहाँ पे कि स्टडी स्टेट इट इज मेंटेन्ड बाय कांस्टेंट केशन, इट इज कॉल्ड एट अनचेंजिंग कंडीशन ऑफ मैटर। इट मीन्स कि कभी कभी आपने बच्चों देखा होगा कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या है। स्टडी स्टेट मतलब यह है कि स्टडी स्टेट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन्स कि जब आपको कंटिन्यू मशीन को स्टार्ट करना है, मशीन कंटिन्यू वर्क कर रही है, मशीन कंटिन्यू चल रही है, तो बच्चों साइनसोइडल वेवफॉर्म भी कंटिन्यू चेंज होनी चाहिए, कंटिन्यू चलनी चाहिए। मीन्स 0 से Ty2 और Ty2 से T तक प्लस साइकिल और माइनस साइकिल क्रिएट हुई, इसके बाद इसके आगे भी ये वेवफॉर्म क्रिएट होनी चाहिए, लगातार वेवफॉर्म क्रिएट होनी चाहिए, राइट। मीन्स प्लस साइकिल माइनस साइकिल, तो मान लीजिए इसे हम 1 लेते हैं, इसे हम 2 लेते हैं, इसे हम 3 लेते हैं, इसे हम 4 लेते हैं, तो 1 2 3 4 ये चार को चारों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, राइट। तो ये होता है बच्चों स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब कितने भी डिस्टर्बेंसेस आ जाएं मशीन्स के अंदर या सप्लाई के अंदर, कितने भी डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, लेकिन आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म अनचेंजिंग होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका सेंस क्या है। अब यहाँ पे हम आपको स्टडी स्टेट की कंडीशन बताते हैं कि जब 50 हर्ट्ज की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। व्हाई? बिकॉज आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिक्वेंसी की वेवफॉर्म की बात करते हैं तो इसका सेंस ये है कि एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स क्रिएट करना, इट इज कॉल्ड इट 50 हर्ट्ज। आप हमेशा ध्यान रखना ये 50 होंगी, ऐसे करके 50 बच्चों, ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बन गया, तो आप हमेशा देखना कि जब भी कोई फ्रिक्वेंसी की बात होती है तो ये आपका 1 सेकंड है, पूरा 1 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो इस 1 सेकंड में ये 50 साइकिल क्रिएट होनी चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड एरिया सब इक्वल होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, इट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल फॉर ईच सेकंड। तो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड, 48 फ्रिक्वेंसी का मतलब 48 साइकिल पर सेकंड, एंड 60 हर्ट्ज का मतलब 60 साइकिल पर सेकंड। जितनी हाई स्पीड पर साइकिल चलेंगी पर सेकंड उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सही है। तो आपका स्टडी स्टेट का सेंस ये है कि आपको पता है कि जब आप एसी सप्लाई की बात करते हैं तो एसी सप्लाई में बच्चों लोड कंटिन्यू चेंज होता है। जब लोड कंटिन्यू चेंज होगा तो आपको पता है करंट और वोल्टेज के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, वो भी कंटिन्यू चेंज होगा। यदि आपका लोड चेंज हो रहा है तो आपका लोड वोल्टेज एंड करंट दोनों चेंज होंगे, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कांस्टेंट कभी नहीं होती, ये चेंजिंग होती रहती है, क्लियर। तो जब वोल्टेज करंट कांस्टेंट होंगी तो आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म है ये करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, तो साइनसोइडल वेवफॉर्म चेंज होगी। साइनसोइडल वेवफॉर्म चेंज होगी तो इससे क्या होगा बच्चों, आपकी प्लस साइकिल और माइनस साइकिल, दिस इज द प्लस साइकिल एंड दिस इज द माइनस साइकिल, 0 से Ty2 और Ty2 से T के बीच में जो साइकिल जनरेट हो रही है वो भी चेंज होगी। चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये प्रॉपर साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं होगी और आप इसका यूज मशीन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक्यूरेट साइनसोइडल वेवफॉर्म क्रिएट होती है तो उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कांस्टेंट होता है 1.11 एंड 1.414, राइट। क्यों? क्योंकि साइनसोइडल वेवफॉर्म आपकी स्टडी स्टेट है, राइट। तो इसका मतलब यह है, स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जब
आप ऐसा मैटर यूज़ करें, मशीन्स को आप ऐसे मैटर से बनाएं कि जब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हों तो उसका मैटर अनचेंजिंग कंडीशन का होना चाहिए, वेवफॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट चलते रहे। क्लियर, दिस इज द कांस्टेंट। जैसे आपका फैन है, तो फैन बच्चों आपका स्टडी स्टेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप फैन को स्टार्ट करते हो तो आफ्टर सम टाइम तक, आफ्टर फ्यू सेकंड्स या 1 सेकंड 2 सेकंड तक स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। उसके बाद जैसे 2 सेकंड के बाद जितना भी टाइम बढ़ा दो, फैन की स्पीड विल बी कांस्टेंट। और जो स्पीड कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड इन स्टडी स्टेट, राइट। तो स्टडी स्टेट का साइनसॉइडल वेवफॉर्म से ये मतलब है कि जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो और डिस्टर्बेंसेस जब आए इसके अंदर, तो हमें ऐसा मेटल यूज़ करना चाहिए, ऐसे मेटल हमें यूज़ करना चाहिए जिसे प्लस माइनस साइकिल आपस में डिस्टॉर्शन ना हो, टूटे नहीं, राइट। और दोनों का एरिया, मैग्नीट्यूड, हर चीज़ दोनों की इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो टाइम 0 से t/2 तक लग रहा है वही टाइम t/2 से t तक लगे। ऑल पार्ट आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इन स्टडी स्टेट, है ना। इसलिए हम साइनसॉइडल वेवफॉर्म का स्टडी स्टेट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा मेन रीजन यही होता है कि जो आप मशीन्स में मैक्सिमम आप साइनसॉइडल वेवफॉर्म का ही यूज़ करते हो, और यदि साइनसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर ही डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए तो मशीन्स आपकी डैमेज हो सकती है। मशीन्स का मेन टारगेट पूरा नहीं हो सकता जो उसे करना है। क्लियर। तो आप टारगेट आप तभी यूज़ कर सकते हो, उसकी एफिशिएंसी को तभी बढ़ा सकते हो जब स्टार्टिंग के पॉइंट के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो। क्लियर। तो मेन पॉइंट क्या है स्टडी स्टेट का? अनचेंजिंग कंडीशन। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्टडी स्टेट, एंड स्टडी स्टेट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। तो ये आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप देखना कि मैक्सिमम वैल्यू हर मशीन की डिटरमाइन होती है। सही है, मैक्सिमम वैल्यू हर मशीन की डिटरमाइन होती है। और क्यों? क्योंकि आपको पता है मशीन्स के अंदर, इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर आप दो क्वांटिटी यूज़ करते हो, करंट और वोल्टेज। तो कभी भी आप देखना जब करंट का यूज़ करोगे तो उसे हम प्रेजेंट करते हैं आई मैक्स से, वोल्टेज का यूज़ करते हो तो उसे हम प्रेजेंट करते हैं वी मैक्स से। वी मैक्स या वी एम या आई एम, कुछ भी लिख सकते हो शॉर्ट में। क्लियर। दिस इज द सिंबल ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का एक कॉन्सेप्ट है जो ईच साइकिल में 2 टाइम्स जनरेट होता है, राइट। ओनली 2 टाइम्स ईच साइकिल, 2 हर एक साइकिल में। ए साइकिल का मतलब एक साइकिल क्या है? व्हाट इज द वन साइकिल? वन साइकिल मीन्स जहां पर प्लस माइनस आपस में क्रिएट हों, आपस में जुड़े। जैसे ये 0 से t तक कौन सी साइकिल है? प्लस साइकिल। 0 से माइनस t से 2t तक कौन सी वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है? माइनस। और जब प्लस माइनस दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो इट इज कॉल्ड इट साइकिल। और ये इस साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू आपके 2 टाइम्स क्रिएट होते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। क्लियर। ये हम मिनिमम क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू का पार्ट है। क्योंकि ये यदि 1 होगा तो ये आपका -1 होगा, और -1 इस साइनसॉइडल की सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यदि कोई सी भी मशीन को रेडी कर रहे हो तो इसमें यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता चल जाए तो आप आराम से मशीन को इजीली तरह से डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर मैक्सिमम वैल्यू का। सही है। स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे आप एसी है, एसी में आप जब आप एसी लगाते हो तो उसके साथ आप स्टेबलाइजर जरूर लगाओगे। स्टेबलाइजर का मतलब यह है कि स्टेबलाइजर की जो वाइंडिंग होती है वो हाई वैल्यू और लो वैल्यू पे डिपेंड होती है। कि जैसे आप मार्केट गए, आपने एक स्टेबलाइजर लिया जो 150 वोल्ट को 230 में कन्वर्ट कर रहा है, तो 150 वोल्ट क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। इसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 350, 380। तो क्या होगा कि आपका लोड कंटिन्यू चेंज होता है बच्चों, तो आपकी वोल्टेज भी चेंज होगी, कभी हाई पहुंचेगा कभी लो पहुंचेगा। तो लो कहाँ तक पहुंच सकता है? 150 वोल्ट। जब 150 वोल्ट तक वोल्टेज पहुंचेगा तो एसी नहीं चलेगा, क्योंकि एसी को चलाओगे आप इतना इतना लो वोल्टेज पे तो एसी का कंप्रेशर डैमेज हो जाएगा, उसकी लॉन्ग टाइम नहीं होगी, उसे आप शॉर्ट टाइम में ही डैमेज कर सकते हो। तो एसी का जो कंप्रेशर होता है, कूलिंग कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए आप स्टेबलाइजर का यूज़ करते हो। तो जब वोल्टेज आपके 150 हो गए तो वो 150 वोल्टेज को 230 में कन्वर्ट कर देगा और 350 वोल्टेज को 150 में कन्वर्ट कर देगा।
इससे क्या होगा, आपका स्टेबलाइजर, आपका जो एसी है वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगा, राइट। ये मेन फ़ायदा है स्टेबलाइजर का। इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू से आपको ये पता चल गया कि हाँ, हमें मैक्सिमम रेटिंग कितनी रखनी है स्टेबलाइजर की, हमें वाइंडिंग कितनी करनी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड होती है। सही है, जैसे आपने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे, क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ गया बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू हर मशीन की डिटरमाइन होनी चाहिए, जिससे आप आराम से मशीन को रेडी कर सकते हो। और आप ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम वैल्यू ईच साइकिल में टू टाइम्स आती है, हर साइकिल में, क्लियर। तो ये बच्चों आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और इसे आप वी मैक्स और आई मैक्स से प्रेजेंट करते हो। यहाँ पर वोल्टेज की बात होगी तो इट इज कॉल्ड वी मैक्स, करंट की बात होगी तो इट इज कॉल्ड आई मैक्स, है ना। तो ये आपके बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बच्चों ये क्या होती है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे आप हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो साइकिल क्रिएट होगी इट इज कॉल्ड इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कैसे, देखो इसका यह है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज डिफाइंड एज एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन अ साइकिल, राइट। इट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एम्पलीट्यूड या जो साइकिल क्रिएट हो रही है उसे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हो। जैसे एक सेकंड में आपकी कौन सी करंट फ्लो हुई, I1, क्लियर। 4 सेकंड में आपको मैक्सिमम करंट मिल गई I4, n सेकंड में आपको मैक्सिमम करंट, इसकी मैक्सिमम करंट मिल गई IN। तो आप देखना कि एक सेकंड में I1 मिली, 4 सेकंड में I4 मिली और n सेकंड में IN मिली। तो आपको पता है कि जब एक सेकंड में साइकिल क्रिएट हुई तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, 4 सेकंड में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, और जब n सेकंड पे आया तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है 0 से पाई तक। दिस इज द कॉल्ड साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो इससे क्या पता चला बच्चों, इससे ये पता चला कि एक पर्टिकुलर टाइम में करंट आपकी कहां से कहां तक जा रही है, सही है। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नीडफुल है आपके लिए। वाई, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई मशीन एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करती है तो उसकी परमानेंट वैल्यू हमें पता चलती है, उसकी फिक्स वैल्यू पता चलती है कि कहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू क्रिएट हुई इट इज कॉल्ड इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, यदि आप I1 और I4 के बीच की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालोगे तो बच्चों ये 0 होगा, सही है। दी वैल्यू मे बी 0 इफ द पर्टिकुलर इंस्टेंट इज द टाइम इन द साइकिल एट विच द पोलैरिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। जब आप 1 और 4 के बीच में यदि आपको पता लगाना है कि I1 और I4 के बीच में कितनी वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, तो बच्चों इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पर ही फिक्स होती है। यदि बच्चों यहाँ पे लगाना है तो यहाँ की वैल्यू 3 होगी, 3 पे कौन सी वैल्यू फिट हो जाएगी, यहाँ पे I3, क्लियर। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। लेकिन कभी भी दोनों का डिफरेंस मत निकालना। जब करंट या वोल्टेज चेंज होते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बच्चों इक्वेशन है स्मॉल I इक्वल्स टू I0, राइट, साइन ओमेगा टी, है ना बच्चों। ये मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे यूज़ करते हैं साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो यहाँ पर I क्या है, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैपिटल लेटर से, सॉरी स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I, इट इज कॉल्ड इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड I0 दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी एक इक्वेशन गिवन है कि I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो मैंने ये पूछा कि जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो आपकी इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, सही है। एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं पूछ रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी करंट फ्लो हो रही है मशीन के अंदर, इट इज कॉल्ड इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप क्या करोगे, t इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, सही है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ I इक्वल्स टू I0 साइन 0, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0। तो I कितना हो जाएगा, 0 एम्पेयर हो जाएगा। मीन्स जब 0 सेकंड में मशीन्स के अंदर करंट 0 है, क्लियर। तो ये बच्चों होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इससे ये पता चल गया कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी करंट फ्लो हो रही है
इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्सप्रेस एज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, एंड दिस फॉर्मूला इज I equals to I naught sin omega t, where I it is called instantaneous value, I naught maximum value, and omega t this is the time period for each cycle, clear, right? और I naught क्या है बच्चों? पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, राइट? सिंबल क्या होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिटरमाइन करने का? हम स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल आई आपकी करंट होती है, स्मॉल वी आपका वोल्टेज होता है ना? तो आप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपका यही है, और आप हमेशा ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई इक्वेशन दे देंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन टी, राइट? तो यहाँ पे आप t इक्वल टू 4 पे आप I की वैल्यू निकालिए, तो सीधी सी बात है कि आप t इक्वल टू 4 रख दीजिए, राइट? उसके बाद साइन 4 की वैल्यू आप निकालिए और आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि T4 पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये आपकी बच्चों होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू निकाली जाती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू इस साइकिल में 2 टाइम्स क्रिएट होती है मैक्सिमम वैल्यू, है ना? तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू कभी भी इंस्टेंटेनियस पर डिपेंड नहीं होती, क्लियर, राइट? तो अब बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो बच्चों आपका यहाँ पे डेफिनेशन होती है द मीन और एवरेज ऑफ AC इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देन फॉर हाफ साइकिल फॉर हाफ आवर पीरियड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपकी इसका मतलब आप देखना कि इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वल होगी, राइट? ये पूरा का पूरा आपका बच्चों आई एवरेज है। यहाँ पे आप आई एवरेज और वी एवरेज कुछ भी लिख सकते हैं, बट यदि आप वी एवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे I1 की जगह पर V1 प्लस V2 प्लस V3 टाटा डैश प्लस Vn अपॉन n, क्लियर? तो n क्या है बच्चों? एक साइकिल हमने जो बनाई थी उसमें जो n पार्ट्स हैं उसके, वो आपके नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, हाफ साइकिल्स, राइट? नंबर ऑफ टाइम, राइट? हाफ और टाइम पीरियड, क्लियर? तो आप हमेशा देखना 0 to π को नहीं लिखा हमने, क्योंकि आप हमेशा जब मैंने आपको एवरेज वैल्यू निकालना बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसके अंदर कि इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, क्लियर? यदि हम इस साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, एक थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, है ना? तो आप यहाँ पे देखना, यदि ये आपकी वेवफॉर्म है, आपके साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो इससे आप क्या पता लगाते हो? इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स जब प्लस और माइनस दोनों का साइज इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगी, तो आप देखना कि 0 से π/2, यहाँ पे पाई ले लेंगे, यहाँ पे 2 पाई ले लीजिए, चलिए 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो आप देख रहे होगे प्लस और माइनस का टाइम पीरियड एक ही है। क्योंकि बच्चों ये मैंने माउस से लिखा है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वेवफॉर्म को क्रिएट करना, क्योंकि अभी मेरे पास पेन वैन कुछ नहीं है, तो मैं माउस से पढ़ा रहा हूँ, तो माउस से थोड़ा वेवफॉर्म डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती रहती है। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझें। तो क्या होता है बच्चों, एवरेज वैल्यू को आपने 0 से पाई इसे रखा क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 0 से 2 पाई तक सिमेट्रिक साइकिल जनरेट हो रही है। मतलब 0 से पाई इक्वल टू पाई से 2 पाई, 0 से पाई इक्वल टू पाई से 2 पाई, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्लियर? तो आप जब कोई भी वेवफॉर्म सिमेट्रिक होती है तो आप इसका टाइम पीरियड लेते हो 0 से पाई तक। यदि सिमेट्रिक नहीं है तो जहाँ से सिमेट्रिक आने वाला है वहाँ तक आप उसका टाइम पीरियड लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, राइट? फॉर हाफ साइकिल फॉर हाफ पीरियड एट अ पर्टिकुलर सिमेट्रिक टाइम। सिमेट्रिक है तो हाफ पीरियड, सिमेट्रिक नहीं है तो फुल पीरियड, है ना? तो यहाँ पे बच्चों यह क्या होता है, आपका एन होता है। एन का मतलब एन रेंज ऑफ ईच साइकिल, हाफ साइकिल, क्लियर?
तो बच्चों ये बेसिकली आपका पूरा एवरेज वैल्यू डिटरमाइन हो गई। तो एवरेज वैल्यू का हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आई एवरेज इक्वल्स टू आई1 प्लस आई2 प्लस आई3 अपॉन एन प्लस डेट आई एन। यदि आपको वी एवरेज निकालना है तो वी एवरेज इक्वल्स टू वी1 प्लस वी2 प्लस वी3 डेट प्लस वी एन अपॉन एन, राइट। जहाँ पर वी1 आई1 क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइम पर आई1 की वैल्यू, एक पर्टिकुलर टाइम पर आई2 की वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड फॉर हाफ साइकिल, कि कितने साइकिल में कितने टाइम में कितनी करंट पैदा हुई। जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट करते हो तो हर ईच टाइम पे ईच करंट फ्लो होती है, इट इज कॉल्ड डिक्रीज, इट इज कॉल्ड इंक्रीज। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट। तो एवरेज वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप सारे के सारे हाफ साइकिल में सारे के सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐड करो और उसमें कितना एवरेज वो दिखा रहा है, कितना एरिया वो दिखा रहा है, 0 से n तक दिखा रहा है, 0 से 2 तक दिखा रहा है, उससे आप डिवाइड कर दो, क्लियर। तो टोटल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आपका ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म आप देखना, यहाँ पे आपने ये आपके साइनसॉइडल वेवफॉर्म है 0 से t/2 और t/2 से t तक। तो इट इज कॉल्ड इट सिमेट्रिक, क्योंकि 0 से t/2 और t/2 से t तक आपकी ईच साइकिल, ईच पॉजिटिव साइकिल और माइनस साइकिल दोनों इक्वल है, इट इज कॉल्ड इट सिमेट्रिक। तो बेसिक जो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू का वो ये होता है कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल। मीन्स जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालें, राइट, तो एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन ये कंप्लीट एरिया हो गया फॉर हाफ साइकिल का इफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म इज सिमेट्रिक, क्लियर, एंड अपॉन लेंथ ऑफ बेस। लेंथ ऑफ बेस का मतलब टोटल लेंथ कितनी है 0 से t/2 तक। मान लीजिए t है तो बच्चों यहाँ पे t आ जाएगा, है ना, राइट। वन अल्टरनेशन फॉर ईच साइकिल, क्लियर, हाफ साइकिल, यदि वो सिमेट्रिक है। क्योंकि ये मैं बच्चों आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ सारे जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पे आप फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। आपका बच्चों एक तो आपका ये आपका सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज़ होगा, जब आपके पेपर में करंट काफ़ी ज़्यादा गिवन हो, पेपर में गिवन हो कि डिटरमाइन ना मीन वैल्यू व्हेन I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, तो डिटरमाइन ना मीन वैल्यू, राइट। तो जहाँ पर आपके 3 करंट गिवन है I1, I2, I3, तो आपको पता है कि तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, I1 कितना है 1, I2 कितना है 2, I3 कितना है 3, डिवाइड बाय 3, क्योंकि टोटल करंट कितने 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। ये एवरेज निकालने का मेथड होता है। जितनी इस कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रही हैं उतनी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 3 to 5 6, 6/3। तो बच्चों इसका एवरेज आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, क्लियर। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब आपको पेपर में 3 या 4 या n नंबर ऑफ करंट गिवन हो। जहाँ पर एक करंट गिवन हो तो वहाँ पे आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि I1/1 हो जाएगा, क्लियर, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप इस फॉर्मूला का यूज़ करें, इस फॉर्मूला का जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, मतलब 0 से पाई, 0 से 2 पाई, इसका बीच का एरिया नहीं निकालना होगा। आपको क्या करना होगा बच्चों, टोटल करंट का एरिया निकालना होगा, टोटल करंट निकालनी होगी कि I1 प्लस I2 प्लस I3/3, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4/4, है ना। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना होगा, नॉट ऑल एरिया ऑफ द टाइम, क्लियर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यदि आपको पर्टिकुलर टाइम निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिए। यदि आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 टर्मिनल्स तो यहाँ पे आप निकालिएगा इंटीग्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया आपको, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला आपका ये यूज़ होता है, वी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt dt। सही है, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी 2 ही होती हैं, नंबर फर्स्ट वोल्टेज एंड नंबर सेकंड करंट। जब वोल्टेज है तो v का यूज़ करिए, जब करंट है तो i का यूज़ करिए, राइट। तो यहाँ पे यदि आप आई एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t it dt, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है जब आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन हो, मीन्स आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है 0 से t के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों आपको ए की वैल्यू पता होगी, v इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा t।
वो वैल्यू रखिए, अब वी एवरेज की वैल्यू निकालिए, है ना। अब बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया था आपको पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि आप इस फॉर्मूले के ऊपर जाइएगा। जब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करा तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन, एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन बच्चों कितना है यहाँ पे, वी टी, क्लियर। लेंथ ऑफ बेस ओवर कितना है बच्चों, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है, वी टी है, क्लियर। लेकिन इसका एरिया कितना होगा, 0 से t/2 तक, है ना। तो आपने ऐसे करके फॉर्मूला निकाला है इसका, 0 से t/2 तक वी टी अपॉन टी। तो टी तो बच्चों बेसिकली आपका भार आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/t, है ना, क्योंकि आप वी टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे। जो टी है बच्चों ये आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप डिफरेंशियल किसके रूप में करते हो, डी टी के बीच में आप इंटीग्रेशन करोगे, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यदि मैं फिर से बता दूं, यदि आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन 0 से t/2, क्लियर, ये t/2 हो जाएगा बच्चों, वी टी हो जाएगा अपॉन टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे डी टी हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर डी टी हो गया। तो बच्चों आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों t/2, है ना, क्लियर, और ये आपका हो जाएगा टी। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाली फॉर्म है टी, ये कांस्टेंट है तो टी बाहर आ जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t/2, है ना, क्लियर, वी टी और डी टी। आप इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, और वी टी आपको पता है v0 sin ओमेगा टी, यदि पेपर में गिवन नहीं है, यदि पेपर में गिवन है तो जो वी टी गिवन है वो आप लिख दीजिएगा, क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला ऐसे करके निकल के आता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म आपकी क्रिएट हुई 0 से t तक और t से 2t तक। तो आप हमेशा देखना यहाँ पे ये चीज़ कि जब साइनस एवरेज वैल्यू, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप एवरेज वैल्यू आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। जब गिवन वेवफॉर्म सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब 0 से t और t से 2t तक दोनों साइकिल हैं, प्लस साइकिल और माइनस साइकिल यदि दोनों इक्वल हैं, इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक। एक पर्टिकुलर टाइम पर मींस सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हर साइकिल प्लस और माइनस का एरिया, मैग्नीट्यूड, टाइमिंग, हर पार्ट इक्वल होना चाहिए, इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक। तो आपको क्या करना है कि जब कोई वेवफॉर्म सिमेट्रिक है या सिमेट्रिकल है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप हाफ साइकिल का यूज करिए। इफ इट इज सिमेट्रिकल देन इंटीग्रेट ओनली फॉर हाफ ऑफ द पीरियड, अदरवाइज फॉर कंप्लीट पीरियड। यदि सिमेट्रिक है तो आप हाफ साइकिल का यूज करिए, मीन्स 0 से t तक। यदि सिमेट्रिक नहीं है तो आप कहाँ तक यूज करेंगे, 0 से 2t तक। तो बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2t, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2t, बट ये आपका सेम रहेगा, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे सारा का सारा खेल टाइम पीरियड का है। यदि आपका सिमेट्रिक है तो आपको हाफ पीरियड लेना है, यदि सिमेट्रिक नहीं है तो आपको फुल पीरियड लेना है। सिमेट्रिक में ऑल पार्ट आर इक्वल, प्लस और माइनस साइकिल। वो बच्चों जब क्वेश्चन आएगा तो आप खुद पहचान जाओगे सिमेट्रिक क्या होता है। बस सिमेट्रिक वो होता है कि जब प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे प्लस का मतलब क्या है, प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस यदि ऐसे फ्लो हो रहा है तो माइनस हमेशा इसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जो टाइम प्लस को लग रहा है वही टाइम माइनस को लगना चाहिए, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जैसे मैंने बॉल फेंक रहा हूँ, मैंने नीचे से ऊपर बॉल फेंकी, राइट। जब मैंने नीचे से ऊपर बॉल फेंकी, जो टाइमिंग लग रहा है नीचे से ऊपर जाने में वही टाइमिंग लगना चाहिए ऊपर से नीचे आने में, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, है ना। तो इसका जो एवरेज वैल्यू क्या होगी, या नीचे से ऊपर निकालिए या ऊपर से नीचे निकालिए, बात एक ही है। यदि कोई वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है और आप इसका कंप्लीट एरिया निकालना चाहते हो तो इसका आंसर 0 आएगा, करके देख लीजिएगा। वो मैंने जब एवरेज वैल्यू का लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सबूत दिखाया था, सोल्यूशन दिखाया था उसका, कि जब आप कंप्लीट साइनसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज निकालते हो जब वो सिमेट्रिकल होती है तो इसका आंसर 0 आएगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, है ना। तो बच्चों नोट में क्या कहता है, नोट में ये कहता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आएगा बच्चों। ये कट गया, ये अच्छा पूरा नहीं हुआ अभी, मैं बच्चों ये पूरा करता हूँ, एक मिनट, पूरा नहीं हुआ अभी, ये तो मैं क्या अभी पूरा नहीं हुआ, अब पूरा होगा, है ना। मैंने क्या करा, बीच में से ही अपने माउस को स्टॉप कर दिया था। द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0, क्लियर। एंटायर साइकिल मीन्स एक कंप्लीट साइकिल की जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो 0 होगा।
द एवरेज वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर वन अल्टरनेशन इज अ प्लस वैल्यू एंड फॉर other alternation is a negative value. The average value of these two alternation for entire cycle cancel each other and the total average value is 0. जैसे जब आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म ये है और जब आप प्लस का 0 से पाई तक इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे और माइनस का पाई से 2 पाई तक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो जब आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे कंप्लीट साइकिल का, एंटायर साइकिल का, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्लस साइकिल का निकालते हो तो इसका आंसर कितना आता है 2bm/पाई। क्लियर। जब आप माइनस साइकिल का निकालते हो तो कितना आता है -2bm/पाई। जब दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज द आंसर 0। क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे मेन टॉपिक एवरेज वैल्यू को निकालने का यही होता है बच्चों कि जब टाइम आपको गिवन है कि आपको टोटल एवरेज निकालना है 0 से t तक, तो यदि वेवफॉर्म सिमेट्रिक है तो आप हाफ साइकिल यूज़ करिए, सिमेट्रिक नहीं है तो फुल साइकिल यूज़ करिए। यदि टोटल करंट गिवन हो, राइट, तो I1 I2 I3, तो वहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आंसर आप कॉन्सेप्ट लगाइए। मैंने आपको टेस्ट दिया हुआ है, आप वो टेस्ट सॉल्व करिए, कुछ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें कैसे फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये डिफरेंट होता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाएं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है I1 I2 I3 I4, तो वहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करिए, एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू I1 + I2 + I3/3। क्लियर। जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे निकालना है कि 0 से t/2 तक कितना एवरेज है, 0 से t तक कितना एवरेज है, तो बच्चों ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt dt। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दिस साइनसोइडल वेवफॉर्म इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो फुल साइकिल, सॉरी सिमेट्रिक है तो हाफ साइकिल, और सिमेट्रिक नहीं है तो फुल साइकिल। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आपका सेकंड अब टॉपिक स्टार्ट होगा आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चों आप यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि आपका आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, और इसे हम थर्ड आंसर में पुकारते हैं इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू। तो आप देखना द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चों, टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंटेनियस स्क्वायर ऑफ टोटल अंडर रूट अपॉन टोटल साइकिल। क्लियर। जैसे ये आपका रूट मीन स्क्वायर, दिस इज द रूट मीन I1 + I2 + I3/n स्क्वायर, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये आप फॉर्मूला कब यूज करोगे बच्चों, जब आपको टोटल करंट गिवन हो I1 I2 I3 I4 I5, तो आप आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि जब किसी भी सर्किट में I1 = 1 एम्पियर, I2 = 2 एम्पियर, I3 = 4 एम्पियर एंड I4 = 5 एम्पियर, तो सर्किट के अंदर कितनी आरएमएस वैल्यू जनरेट होगी, कितनी आरएमएस करंट होगी। तो आप कैसे निकालोगे, रूट में 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे 4 होगी, है ना। तो ऐसे करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है जब आपका कंप्लीट टाइम पीरियड गिवन हो कि 0 से 2t तक आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान में रखना रूट और स्क्वायर लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है आरएमएस = रूट मीन स्क्वायर। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर, है ना। जैसे देखो कैसे निकल के आता है, एक इसके कॉन्सेप्ट को ही समझो। दिस इज द, है ना, यहाँ पे मैं एक बार ऐसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। दिस इज द रूट, क्लियर, मीन स्क्वायर। मीन का मतलब वी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, है ना, V3 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 3, इट इज द V, राइट। तो ये फार्मूला आपका होता है रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। तो ये आप यहाँ पे दो फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला आपका आ जाएगा IRMS या VRMS। बच्चों यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब आपका IRMS निकालना है तो I1 I2 I3 का यूज करिए,
जब आपको वी आर एम एस निकालना है तो यहाँ पे V1 V2 V3 का यूज़ करिए, है ना। तो ये फार्मूला भी समझ में आ गया आपको ये 2 फार्मूले लर्न करने हैं इसमें, राइट। तो पेपर में इन दोनों के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे साइनसोइडल वेवफॉर्म देखते हैं बच्चों हम, और आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब टोटल करंट एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालनी है कि 0 से t तक, 0 से 2t तक, तो बच्चों आपको सेकंड फार्मूला यूज़ करना है रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt dt। जब अलग अलग करंट गिवन है I1 = 1, I2 = this, I3 = this, तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। एन का मतलब नंबर ऑफ ईच करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है एक साइकिल के अंदर, वो आपका एन हो जाएगा, नंबर ऑफ ईच साइकिल, है ना। तो बच्चों ये आपका एक नोट आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैंने आपको एवरेज वैल्यू बताया था कि जहां पर सिमेट्रिक है तो हाफ साइकिल यूज करिए, जहां पर सिमेट्रिक नहीं है तो वहां पर फुल साइकिल यूज करिए। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वन कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म, राइट। ये आपकी बच्चों होती है RMS वैल्यू। यहाँ पे आप देखना कि 0 से 2π तक कोई भी साइकिल रिपीट नहीं हो रही है ना। 0 से 2π तक बच्चों ये 0 है, राइट। 0 से 2π तक यहाँ पे कोई भी साइकिल रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड कितना लेते हो, 0 से 2π लोगे। क्लियर, 0 से 2π लोगे। अब मैं आपको एक डायग्राम और बना के दिखाता हूं जिससे आपको बच्चों और आइडिया हो जाएगा। जैसे एक वेवफॉर्म आपकी है, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है ना। सेकंड वेवफॉर्म मैंने आपको ऐसे बना दी, ये सही। तो आप देख रहे हो कि ये आपका 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा, है ना, ये आपका पाई है। आप फर्स्ट वेवफॉर्म में देखिएगा कि फर्स्ट वेवफॉर्म में 0 से 2π तक कोई भी साइकिल रिपीट नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, 0 से 2π तक। क्लियर। यहाँ पे आप देखना सेकंड वाले वेवफॉर्म में कि 0 से π के बाद आपकी वेवफॉर्म रिपीट हुई है, π से 2π, जो 0 से 2π है वही π से 2π है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, 0 से π तक। क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना, ये आपका मेन पॉइंट है कि जहां जब तक रिपीट साइकिल क्रिएट नहीं होती तो वहां तक आप टाइम लीजिए, जैसे ही आपकी रिपीट साइकिल क्रिएट हुई तो उससे पहले का टाइम ले लीजिए। जैसे आपने देखा फिगर 2 में 0 से π के बाद आपकी साइकिल रिपीट हुई, तो यहाँ पर टाइम पीरियड लिया आपने 0 से π। फर्स्ट फॉर्म में आपने देखा कि यहाँ पे जो रिपीट साइकिल है 0 से 2π के बाद होगी, तो यहाँ पे आपने टाइम पीरियड ले लिया 0 से 2π, है ना। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, RMS। तो अब बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप RMS वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइकिल कहाँ तक रिपीट हुई है, वेवफॉर्म कहाँ तक रिपीट हुई है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। क्लियर, वहां तक आप टाइम पीरियड लीजिए। और जब आप V एवरेज और I एवरेज निकालें तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सिमेट्रिकल है। यदि सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल, सिमेट्रिकल नहीं है तो फुल साइकिल, है ना। क्लियर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप लास्ट पॉइंट आपका कहता है RMS वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द वेवफॉर्म एंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। इसकी पोजीशन से हमें मतलब नहीं है, बट इसका शेप कैसा है उससे मतलब है, क्योंकि यदि शेप चेंज होगा तो साइकिल रिपीट करे या ना करे। यदि पोजीशन चेंज है तो साइकिल रिपीट जरूर करेगी। कहां तक रिपीट करेगी, तीसरे टाइम पीरियड, है ना। तो ये मेन पॉइंट है आपका। जैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, इसका सेंस क्या है कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि RMS वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द वेवफॉर्म एंड इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास एक वेवफॉर्म है, राइट। एक वेवफॉर्म आपकी ये है। क्लियर। एक वेवफॉर्म मैंने आपको ये दे दी, क्लियर, है ना। एक वेवफॉर्म मैंने आपको ये दे दी, क्लियर, और एक वेवफॉर्म मैंने आपको ये दे दी। सही है, ये हो गया। तो बच्चों ये हो गया 0, π एंड 2π, है ना। ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5, मतलब कोई एंगल गैप दे रहा है। ये आपका कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, लैगिंग, है ना। ये 0 से π से 2π। क्लियर। ये आपका हो जाएगा बच्चों 0, π 2π, है ना। ये आपका हो जाएगा बच्चों 0, π 2π। 2π कौन सा, ये वाला पॉइंट 2π,
है ना। तो आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए टाइम पीरियड आप कितना लेते हो 0 से 2 पाई तक, क्योंकि साइकिल रिपीट नहीं हुई। 0 से 2 पाई तक आपकी साइकिल रिपीट नहीं हो रही है, तो टाइम पीरियड दिस 0 से 2 पाई। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आपने देखा कि रूट मीन स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द शेप, राइट। यहाँ पे आप देखना कि शेप यदि चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों इक्वल हैं। फिगर 1 और फिगर 2 में जो पोजीशन है दोनों के इक्वल हैं, बट शेप चेंज है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, बट ये 0 के बाद कुछ 5 एंगल पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका टाइम पीरियड तब भी आपका इक्वल ही रहेगा 0 से 2 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल आपकी रिपीट हुई है आफ्टर 2 पाई तक। 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट होगी, तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा 0 से 2 पाई, राइट। शेप चेंज हो रही है वो डिपेंडिंग है, बट पोजीशन कैसी है वो डिपेंडिंग नहीं है। इसके अंदर देखिए फिगर 3 में, फिगर 3 क्या कहता है कि आपकी साइकिल कहाँ तक रिपीट हो रही है, पाई के बाद रिपीट हो रही है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 से पाई। अब यहाँ देखिएगा फिगर 4 में आपकी साइकिल 2 पाई के बाद रिपीट हुई, 0 से पाई साइकिल है, पाई से 2 पाई के बीच कोई साइकिल नहीं है, राइट। तो आपका साइकिल कहाँ से रिपीट हुई, 2 पाई के बाद रिपीट होगी, तो टाइम पीरियड कितना होगा 0 से 2 पाई, है ना। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करने का, है ना। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमेशा जो आपका आरएमएस वैल्यू होती है वो बच्चों किसके ऊपर डिपेंड होती है, शेप के ऊपर डिपेंड होती है, पोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, है ना। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, शॉर्ट ट्रिक टू डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बच्चों फ्रॉम फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर क्या होता है? फ्रॉम फैक्टर होता है आपका वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। जब आप वोल्टेज निकालेंगे तो वहाँ पे आपका निकलेगा वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। जब आई निकालेंगे करंट तो इसका आएगा आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, के एफ से प्रेजेंट करते हैं, राइट। और बच्चों फ्रॉम फैक्टर ऑलवेज यूनिट लेस होता है, सही है। इसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सब आपको फ्रॉम फैक्टर पी फैक्टर के बारे में बता दिया है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में, है ना, सही। तो अब आपको पता है आपका वी आर एम एस कितना होता है, वी एम अपॉन रूट 2, वी एवरेज कितना होता है 2 वी एम अपॉन पाई। जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो आपका आंसर आएगा 1.11। वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वी एवरेज की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमेशा इन दोनों का आंसर 1.11 आएगा। इसका सेंस क्या है कि जब भी आप किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू निकालें तो इसका आंसर ऑलवेज 1.11 आएगा। जैसे सपोज मैंने कोई एग्जांपल दिया, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, राइट, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, क्लियर। आपको इस साइनसोइडल वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू और वी एवरेज वैल्यू निकालनी है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है, यदि आंसर सही होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिए वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, आपका आंसर 1.11 ही आएगा। यदि आपका 1.11 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने वी आर एम एस और वी एवरेज की वैल्यू सही निकाली है। यदि 1.11 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ टाइम पीरियड में गलती करी है, कुछ क्वेश्चन में गलती करी है ना। तो आप कभी भी किसी भी वेव फॉर्म का यदि आप वी आर एम एस और वी एवरेज, आई आर एम एस और आई एवरेज निकालें, यदि आप उसका फ्रॉम फैक्टर निकालेंगे तो ऑलवेज 1.11 ही आएगा, सही है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर आरएमएस और एवरेज वैल्यू, क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर बच्चों होता है मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो, और इसे हम प्रेजेंट करते हैं केपी से। इसे हम केपी से प्रेजेंट करेंगे बच्चों, राइट, केपी। और फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम और आई और वी आरएमएस, आई मैक्सिमम और आई आरएमएस जब करंट गिवन हो, है ना, क्लियर। तो आपको पता है केपी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी सर्किट की होगी जब वोल्टेज गिवन हो तो वी मैक्स। आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, वी आर एम एस वी एम अपॉन रूट 2। आप सॉल्व करेंगे वी एम एक्स से वी मैक्स कट जाएगा, रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आंसर आ गया इसका रूट 2 मीन्स 1.414। यदि सपोज आपको ये आंसर चेक करना है तो जब आप वी मैक्स को वी आर एम एस से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1.414 ही आना चाहिए। तो बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं, है ना। सर्किट की जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसकी रीडिंग की कैलकुलेशन करने के काम में आती हैं कि हमें कौन सा कंपोनेंट कौन सा एलिमेंट कितनी कैपेसिटी का रखना है। ये आपका शो करता है फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर, राइट, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट।
फॉर ईच मैक्सिमम, एवरेज एंड आरएमएस, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर आपको बताएगा दिस इज द स्टडी स्टेट और नॉट। यदि आपका फ्रॉम फैक्टर 1.1 और पीक फैक्टर 1.4 आता है तो आप समझ लीजिए दिस वेवफॉर्म इज स्टडी स्टेट, दिस साइनसोइडल वेवफॉर्म इज स्टडी स्टेट। यदि फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो इट इज नॉट स्टडी स्टेट। आपको वहाँ पे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपको कुछ कंपोनेंट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे कि किसी एनालिसिस की वैल्यू 1.1 और 1.4 आ जाए, है ना। तो ये बच्चे कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है हम कांस्टेंट वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि आपकी एक इक्वेशन है x + y = 2, राइट, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप किसी ना किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रखोगे, x या y में से किसी को कांस्टेंट रखोगे, राइट। यदि मैंने एक आपको बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन दे दी x + y + z = 1, यदि यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी x = 1, क्लियर, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कांस्टेंट है, बट आप y + z की वैल्यू कैसे निकालोगे, इम्पॉसिबल, सही। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कभी, क्योंकि मशीन्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इन सारे कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ पॉइंट को हम कांस्टेंट रखते हैं, जिससे आप मशीन की मैन्युफैक्चरिंग को ईजी कर सकते हो, है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे मशीन्स के कंपोनेंट्स के वेरिएबल जितने ज़्यादा होंगे आप मशीन को उतना डिफिकल्ट बनाओगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओगे। और मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आपको कांस्टेंट वैल्यू रखना ही पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी देख लेना कोई भी मशीन की जहाँ पे पूरी रीडिंग लिखी होती है कि करंट इतना फ्लो होता है, वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो वहाँ पे फ्रॉम फैक्टर पी फैक्टर की वैल्यू आप कांस्टेंट देखोगे, राइट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके अंदर, है ना। तो आप लास्ट पॉइंट है इसका कि जो फ्रॉम फैक्टर पीक फैक्टर है बच्चों, वो शेप ऑफ द वेवफॉर्म पे जस्टिफाई होता है, पोजीशन के ऊपर जस्टिफाई नहीं होगा। जब वेवफॉर्म की पोजीशन गिवन होगी तो फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर जस्टिफाई नहीं होगा। जब वेवफॉर्म की शेप होगी, कोई ना कोई शेप होती है, तो उसका फ्रॉम फैक्टर पीक फैक्टर जस्टिफाई होगा, क्लियर, जैसे मैंने आपको आरएमएस वैल्यू का बताया था। अब तो बच्चों आपका ये कैश कोर्स यहीं पे ख़त्म होता है और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि बच्चों ये केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको VRMS वी एवरेज वैल्यू पढ़ाई है, राइट, इसके पहले मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को समझाया है, तो इसमें मैं थोड़ा हाई डिटेल में चला गया, राइट। तो इसमें मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। बट ये जो आपका लेक्चर है ये केवल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बिहाफ पे बना हुआ है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले गिवन हैं और मैं अब आपका जो टेस्ट लूँगा तो उसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अलग होंगे, आप देखिएगा और उसे सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो आप मुझसे पूछिएगा। इसके बाद जब मैंने आपको 30 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इसके बाद मैंने कंप्लीट लेक्चर मैंने बनाया है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो बच्चों आप सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल से ऐड रहिए, राइट, और लाइक कीजिएगा और सारे बच्चों को बताइएगा सही टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो मुझसे जुड़ें जिससे मैं आपको नए से नई फैसिलिटी दे सकूं अपने चैनल पे। तो बच्चों यहीं पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं आज की। ये जो आपका साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का कोर्स है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं, राइट। तो यदि कोई से भी क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि पूछ लें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊँगा, राइट, या मैं इसका वीडियो लेक्चर बनाऊँगा या आपको मैसेज करके भेज दूँगा। तो बच्चों सारे बच्चे अपना ध्यान रखिए, है ना, पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय।